नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रकृति में घटित होने वाली एक घटना होती है जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं या व्यतिकरण कहते हैं। वो घटना प्रकृति में जब घटित होती है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो किस प्रकार लिखी जाती है, उसी मैथमेटिक्स की चर्चा आज हम इस हमारे वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पर लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे लाइट का सीधा सा मतलब है प्रकाश जो सूर्य से आने वाला है या फिर कोई आर्टिफिशियल सोर्स या बल्ब जो हमने बनाया है। इसी एक्सपेरिमेंट को जब यंग ने अपने स्तर पर, यानी कि जब 1800 में यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, वो वाइट लाइट द्वारा परफॉर्म किया था। वाइट लाइट से इंटरफेरेंस पैटर्न देखना बहुत ही चैलेंजेबल चीज़ था। और आज के समय में लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट होता है इंटरफेरेंस को लेकर के, उसमें एक आर्टिफिशियल सोर्स जो होता है वो होता है सोडियम लाइट, जिसे नियरली टू नियरली मोनोक्रोमेटिक सोर्स माना जाता है, उसका यूज किया जाता है। तो देखो, आपने जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने 12th स्टैंडर्ड में जब पढ़ा था, सिमिलर वही डायग्राम है, वही आपका सोर्स है। इसे हायर एजुकेशन लेवल पर इसके हम सोर्स को हम सोडियम लैंप सोर्स कह सकते हैं या फिर आप सिंपल वाइट सोर्स कह सकते हैं। ये स्पेरिकली जो वेव है वो आगे बढ़ रही है, जो हाइगन के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और यहाँ पर कोई भी दो स्लिट बनाई गई है। स्लिट का मतलब होता है कोई भी बहुत बारीक छेद बनाए गए जिसमें से वो लाइट यहाँ से निकलेगी। और वो स्लिट जो है S1 एंड S2 है। और यहाँ पर जब हमारा प्रकाश पहुंचता है या लाइट जब पहुंचता है, रीच करता है, वहां से हाइगन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो जहां पर भी स्ट्राइक होता है वहीं से एक सेकेंडरी सोर्स का निर्माण करता है या फिर वहीं से वो सेकेंडरी सोर्स को इनिशिएट करता है। यहां आते ही जो सेकेंडरी सोर्स होगा वो S1 और S2 पर बनेगा। जो दो सोर्स बने, किससे? एक ही सोर्स से दो सोर्स बने। और वो दोनों सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है वो आगे की ट्रेवल करेगी, वो इसी फॉर्मेट में करेगी, लेकिन हम हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे एक वेव के फॉर्मेट में लिया है, क्योंकि हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी द्वारा जो है वो उसको एक्सप्लेन किया और यंग ने पहली बार इसी थ्योरी का यूज करके उसका मैथमेटिकल वर्जन डेवलप किया। अब इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि इंटरफेरेंस होने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो किया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि व्हेन टू या मोर डिस्टर्बेंस, जिसे आप वेव भी कह सकते हो। यहां पर मैंने टू और मोर लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि इंटरफेरेंस की घटना घटित होने के लिए कम से कम दो वेव का होना अनिवार्य है। दो से कम, यानी कि एक वेव द्वारा इंटरफेरेंस पैटर्न कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो दो वेव होनी चाहिए या ज्यादा, दो से ज्यादा भी वेव हो सकती हैं। यहाँ डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि जैसे अगर इंटरफेरेंस को आप अगर पानी में देखना चाहो तो उससे पानी के अंदर जब अपने टिप करते हैं तो उसमें एक वेव बनती है, उसको अपन डिस्टर्बेंस कहते हैं या फिर उसको अपन वेव भी कह सकते हैं। तो टू एंड मोर डिस्टर्बेंस या वेव सुपरपोज का मतलब होता है जब वो आपस में मिलती है, ओवरलैप होती है, एक दूसरे से आपस में टकराती है, उस कंडीशन में ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, विच हैव नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस, यानी कि वो जब टकरा रही हैं तो वो जो दो वेव आपस में टकरा रही हैं या आपस में ओवरलैप हो रही है या फिर सुपर इम्पोज हो रही है, वो दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मीनिंग है सिंपल उसका ये वाला पोर्शन, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा, आप ये याद रखिए कि उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। और फेज एंगल, इट मीन्स इट इज इन ए सेम फेज लाइक एस हियर, है ना। दोनों सेम फेज का मतलब है दोनों का इनिशियल पॉइंट जो होना चाहिए वो एक ही जगह से होना चाहिए। इन ए कॉमन रीजन का मतलब है जहां पर वो आपस में ओवरलैप हो रही है उस रीजन में दोनों का सेम होना जरूरी है। उस रीजन में रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस या वेव्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि जब ऐसी घटना घटित होती है जहां पर दो वेव आपस के अंदर जो है वो ओवरलैप होती है, जहां पे दोनों के आयाम और आपका फेज एंगल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, उस कंडीशन में वो जो रिजल्टेंट जो वेव बनती है, यानी कि दोनों के जुड़ने से जो वेव बनती है, देखा ना, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक का जो वेक्टर सम होता है
वो क्या होता है, उससे जो वेव बनती है, जो नया डिस्टर्बेंस बनता है, वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग बनता है। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखिए, मान लीजिए ये कोई वेव है, अगर हम समझे कि इस वेव को ऐसे ही क्यों बनाते हैं, तो सिंपल आप एग्जांपल ले लीजिए पेंडुलम का। पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के ऊपर अगर खड़ा होता है, सिंपल यूँ सस्पेंड लटका हुआ होता है, अगर आप उसको इधर की ओर धक्का मारते हो तो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक इसी प्रकार उसका एम्पलीट्यूड लगातार यहाँ तक बढ़ता है। एक समय तक एम्पलीट्यूड बढ़ने के बाद क्या होता है, एम्पलीट्यूड लगातार गिरता है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ, अधिकतम ऊंचाई, है ना। वो अधिकतम पेंडुलम अधिकतम ऊंचाई तक गया, तो वो इस तरफ बढ़ा अधिकतम ऊंचाई तक, तो क्या हुआ, हमने उसको ऊपर तक ले लिया। और जब वो वापस गिरने लगता है और वापस कहाँ आता है, मेन पोजीशन पर आता है। सिमिलरली यहाँ से गिर के वो कंटिन्यू क्या आता है, अपनी मेन पोजीशन पे। नाउ इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस तरफ आप पॉजिटिव मानते हो तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव डायरेक्शन में वो पिक पकड़ रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वो पिक पकड़ रहा है, एंड अगेन कम बैक टू द मीन पोजीशन, और वापस मीन पोजीशन पे वो आता है और सिंपली आपको वो यहाँ मिलेगा। तो क्या हुआ कि जैसे एक पेंडुलम का मोशन होता है या कोई भी पीरियोडिक मोशन होता है, उसको अपन वेव के थ्रू शो करते हैं। तो जहाँ पर जिन वेव का एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, उससे पेंडुलम की जो ऊंचाई उसने गेट की जो, वो अगर सेम है, उससे बनने वाली जो वेव है वो अगर सेम है, अगर उनका आयाम अगर सेम है, और फेज एंगल मतलब दोनों का इनिशिंग पॉइंट अगर सेम है, अगर उस कंडीशन के अंदर वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगी और वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। अब बात आती है कि इंटरफेरेंस पैटर्न को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ देखो आपने कि आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एक टीवी स्क्रीन पे आपने देखा होगा। फिलहाल आज के समय में ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती है। एक समय जब एंटीना से जब टीवी चलते थे, उस स्थिति में कुछ फ्रिक्वेंसियों का क्या होता था, डिस्टर्बेंस होता था, वो ओवरलैप करती थी और कुछ इस प्रकार का जो हमें वो ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन दिखता था। सिमिलर आप इधर भी देख सकते हो कि यंग ने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से नजर आता था। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि ये फिनोमिना किस प्रकार घटित होता है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, या फिर इस फिनोमिना में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपन मैथमेटिक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। वही मैथमेटिक्स जो है वो यंग ने डेवलप किया कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ, और उसी मैथमेटिक्स को आज जो हम लोग हैं वो ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो अगर हम इनिशिएट करते हैं कि यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्योंकि देखो यंग ने जब अपना मैथमेटिकल वर्जन डेवलप किया था, वो केवल किया था वेव थ्योरी के बेसिस पर और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। हम यहाँ पर उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अपन ऐड करेंगे, क्योंकि 1864 के अंदर मैक्सवेल ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया था। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेव होती है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो कंपोनेंटों से मिलकर बनी होती है। तो हम हमारे स्टडी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट के फॉर्मेट में हम इसको स्टडी करेंगे। तो वी कैन रिप्रेजेंट सोर्स S1 इन S2 लाइक एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये कह रहे हैं कि जो S1 और S2 से यंग ने जहाँ पर दोनों को वेव माना, वहाँ पर हम दोनों सोर्स से निकलने वाली तरंग को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेक्टर के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के तौर पर लिख सकते हैं। और E1 एंड E2 ये शो कर रहा है सोर्स 1 और सोर्स 2 द्वारा जो ये दो वेव निकली है, इन दोनों वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि इन दो वेव को मैथमेटिकली पर किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखो इधर हमने E1 पहले वाले सोर्स के लिए हमने EA उसका एम्पलीट्यूड माना है। मान लिया अगर ये वेव बन रही है अगर, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, EA हमारा जो है वो एम्पलीट्यूड है। और साइन क्या होता है, साइन का फंक्शन कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -1 से +1 तक वेरी करता है। सिमिलर वो इसी प्रकार होता है साइन का फंक्शन। आपने साइन का मैथमेटिकल फंक्शन देखा होगा ना, वो भी इसी प्रकार मूव करता है। किस प्रकार, एक वेव की फॉर्मेट में। तो हमने हमारी वेव को साइन के फंक्शन में लिख लिया, और कुछ उसमें असेंशियल टर्म होते हैं, जैसे उसमें ओमेगा जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक टर्म होता है, टी एक टाइम का एक टर्म होता है, कि आपका वेव वेक्टर होता है, यानी कि ये आपको बताता है कि आपकी वेव कहाँ पर प्रेजेंट है। आपकी एक्स होता है उसका डिस्प्लेसमेंट, कि वो कितनी दूर तक वो शिफ्ट हुई है, कितनी दूर वो गई है, या कितनी वेव जो है वो डिस्टेंस में है। और आपका फाई होता है वो फेज एंगल होता है। फेज एंगल में इसका होता है आपका कि सिंपल अगर वेव अगर इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो दूसरी वेव अगर इस तरफ ट्रेवल कर रही है अगर, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का है, तो वो क्या होता है, फेज एंगल होता है। अगर 0 डिग्री हो मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही लाइन में कर रही है। और एंगल मतलब क्या होता है, हाउ मच इट शिफ्टेड।
ये हमारी पहली वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये हमारी दूसरी वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर दो वेव आपस में मिल रही है, अगर ये दो वेव अगर आपस में ओवरलैप हो रही है अगर, और दोनों के आयाम और फेज एंगल दोनों में अगर सेम है अगर, तो क्या होगा, उनमें वेक्टर सम होना चाहिए। वेक्टर सम मतलब क्या, दोनों को जुड़ करके और एक नई वेव बननी चाहिए। मैंने क्या किया, उसका वेक्टर सम कर दिया कि E1 और E2 जो दो हमारी वेव है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया है, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारी कोई बड़ी ई बनाएगी, मतलब बड़ी वेव बनाएगी। वो होगा ई जो किसी पॉइंट पी पर होगा आपके। तो ये ई जो है वो दोनों का क्या होगा, एक एल्जेब्रिक सम होगा, वेक्टर सम होगा आपका। और सिंपल अगर मैं इसको लिखूं अगर, तो आपका जो ई होगा वो असल में क्या होगा आपका, ई ए आपका और साइन आपका ओमेगा टी और माइनस, ये थोड़ा सा आप इस मैथमेटिक्स को गौर करना, मैं लिख रहा हूँ, इस माइनस को मैंने बाहर लिया है, के x1 माइनस फाइव वन और प्लस आपका हो जाएगा ई और बी साइन आपका बड़ा कोष्टक ओमेगा टी माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका के x2 माइनस आपका फाइव टू। आप अगर इसे ओपन करोगे तो आपको सिमिलर वही चीज़ आपको रिपीट हो जाएगी। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर एक गौर करने की चीज़ क्या है कि कोई भी दो वेव जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, वो एक नई वेव बनाती हैं। उनके आयाम चेंज हो जाते हैं या उनके फेज एंगल चेंज हो जाते हैं या उनका पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, बनाएगी तो वेव ही ना। अगर ये वेव की इक्वेशन है, ये भी एक वेव की इक्वेशन है, तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगी, एक वेव ही तो बनेगी। उसकी इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी फॉर्मेट का मतलब है कि उसमें भी एक आयाम होना चाहिए। ये क्या है, एक तरंग का आयाम है, कि उसमें भी एक आयाम होना चाहिए। वो फंक्शन मस्ट भी किसका होना चाहिए, साइन का फंक्शन होना चाहिए। ओमेगा कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। टी एक वेरिएबल है, के x1 की कुछ भी हो, लेकिन आना वापस इसी फॉर्मेट में चाहिए। ये हमारी क्या होती है, एसेंशियलिटी होती है नई वेव के फॉर्मेशन के लिए। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल काम में लेंगे। यहाँ देखिए साइन आपका दिया है, साइन में देखो ये वाली चीज़ है और एक ये वाली चीज़ है। हम इसे a मान सकते हैं और हम इसे b मान सकते हैं, दो टर्म है आपके। और आपको पता है कि साइन a माइनस बी जो है वो इस मैथमेटिकल फॉर्मूले द्वारा ओपन किया जा सकता है। सिमिलर आगे यहाँ भी आप कर सकते हो, इसे आप a मान सकते हो, इसे आप b मान सकते हो। और सिंपल आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आपका जो E है वो यहाँ पर क्या होगा, आपका ई ए आपका साइन ए मतलब साइन ए होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, और अगेन क्या होगा कोस बी, यानी कि हो जाएगा आपका कोस बी का मतलब क्या हुआ, के x1 माइनस आपका फाइव वन। और सिमिलरली जब नेक्स्ट टर्म आएगा आपका माइनस आएगा, माइनस वहाँ पर आपका ई ए कंटिन्यू रहेगा आपका, और अगला टर्म क्या होगा आपका साइन बी, मतलब आप यहाँ रख सकते हो साइन के x1 माइनस फाइव वन और कोस आपका ओमेगा टी। ये आपका जो है सेकेंड टर्म हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी ओपन कर सकते हो। आप मैं अगेन ओपन कर देता हूँ यहाँ टी। क्लियर हुआ। इन दोनों के अंदर कुछ चीज अगर कॉमन आ सकती है तो हम उसको कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर एक साइन ओमेगा टी का टर्म यहाँ भी है और साइन ओमेगा टर्म का टर्म यहाँ भी है, कोस ओमेगा टर्म यहाँ भी है और कोस ओमेगा टर्म आपका यहाँ भी है। इन्हीं दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे। तो देखो E इक्वल टू, मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ साइन ओमेगा टी कॉमन लिया मैंने, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा आपका ई ए बचेगा यहाँ पर, और साथ में बचेगा आपका कोस के x1 माइनस फाइव वन बचेगा, और यहाँ से लोगा तो क्या बचेगा आपका प्लस आपका ई बी और आपका कोस के x2 माइनस आपका फाइव टू बचेगा। अगेन अगर मैं कॉमन लेता हूँ, अगर मैं कोस ओमेगा टी अगर मैं कॉमन लेता हूँ अगर मैं, तो मैं क्या करूँगा उसके अंदर माइनस का सिंबल रख रहा हूँ, ठीक है। माइनस आपका कोस
ओमेगा टी, और सिंपल आपका वो क्या होगा ई ए आपका, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका साइन के एक्स वन माइनस आपका फाइव वन, और कंटिन्यू यहाँ भी क्या होगा आपका हो जाएगा, ये माइनस आपने बाहर ले लिया तो ये क्या होगा बी प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा आपका ई बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन के एक्स टू माइनस आपका फाइव टू। अब देखिए ये साइन ओमेगा टी यहाँ आ गया, कोस ओमेगा टी यहाँ आ गया। इस फॉर्मूले को अगेन वॉच कीजिए आप कि साइन ए और आपका कोस ए, ये जो टर्म है कोस बी और साइन बी, ये दोनों टर्म अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वापस क्या होगा, यही फॉर्मूला वापस कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब देखो मैंने क्या चेंज किया, इस टर्म को आप गौर से देखिए, पहले टर्म को देखो, इस टर्म को मैंने कुछ आर्बिट्रेटरी एज्यूम किया है वापस इस फॉर्मूले को खोलने में और वापस इसको जोड़ने में। मैंने इस पूरे फॉर्मूले को देखो यहाँ पर ए कोस थीटा मान लिया मैंने, आप गौर करके देख लीजिए इस चीज़ को, आप सिमिलर चीज़ मिलेगी देखो आपको, है ना। और इस चीज़ को मैंने क्या मान लिया, ए साइन थीटा मान लिया, 1 और 2। इससे मुझे फायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, देखो है ना सिमिलर। देखो मैं लिखता हूँ आपका ई बराबर आपका यहाँ पर हो गया आपका ए, ठीक है, ए और आपका साइन ओमेगा टी और कोस थीटा मान लिया मैंने, है ना। और कंटिन्यू उसको आपका क्या मानना है आपको, ये आपको मानना पड़ेगा माइनस, आपका सिंबल यहीं पर है माइनस आपका ए आपका, और ये होगा आपका को साइन थीटा और कोस ओमेगा टी। साइन ए कोस बी, साइन बी कोस ए, ये फॉर्मूला वापस क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। इसको अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बराबर में लिख सकता हूँ, ए कॉमन आएगा और आपका साइन, और ये आ जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस आपका थीटा, सॉरी है ना, माइनस थीटा। ये देखो ये हमारी इक्वेशन वापस बन गई। क्लियर हुआ, जिस इक्वेशन को स्टार्टिंग में अपन ने माना था, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद वापस क्या हुई, सिमिलर वैसी इक्वेशन बन गई। फर्क क्या हुआ, यहां पर इसका आयाम ई ए था, इसका एम्पलीट्यूड ई बी था, यहाँ पर नई जो तरंग बनी है, न्यू वेव जो बनी है दोनों के सुपर इम्पोज होने से, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है आपका, और आपका ओमेगा टी सिमिलर वेव्स की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है, और थीटा जो उसका क्या है फेज डिफरेंस है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थीटा को, थीटा बराबर क्या होगा आपका फेज डिफरेंस, और ए आपका एम्पलीट्यूड होगा। अब एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो न्यू वेव बना, यानी कि मान लीजिए इन दोनों वेव के एडिंग से अगर ये न्यू वेव बनता है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। इसका एम्पलीट्यूड मान लिया आपने ई ए मान लिया, इसका मान लिया ई बी मान लिया, आपने ई ए मान लिया इसका, और आपने इसका मान लिया ई बी है। अगर तो दोनों के सुपर इम्पोज होने से क्या हुआ, आपकी न्यू वेव बनी, उसका एम्पलीट्यूड क्या है आपका ए एम्पलीट्यूड आया। तो वो एम्पलीट्यूड किस प्रकार फाइंड आउट किया जाएगा, सिमिलरली इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इस ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये दोनों जो हमने एज्यूम किए थे इसी का हम लोग यूज करेंगे। इसको और इसको दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यह होगा वहां पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही चीज हम लोग यहां पर परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एम्पलीट्यूड क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना। इसको भी मैंने स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो क्वांटिटी है जो कि सिमिलर इसी क्वांटिटी के बराबर है, इस क्वांटिटी का मैं स्क्वायर कर रहा हूं 1 by 1, है ना। फर्स्ट में इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों 1 by 1 है आपकी। ये क्वांटिटी क्या होगा, ई ए का स्क्वायर होगा आपका, और आपका कोस स्क्वायर के एक्स 1 माइनस आपका 5 1। फर्स्ट इसका स्क्वायर होगा, सेकंड इसका स्क्वायर होगा, प्लस ई बी का स्क्वायर और आपका कोस स्क्वायर के एक्स 2 माइनस आपका 5 2। अगेन क्या होगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का टर्म, मैं इस 2ab के टर्म को बाद में लिखूंगा लास्ट में, ठीक है, या मैं कंटिन्यू लिख देता हूं, ठीक है, प्लस 2e a आपका e b और आपका कोस के
x1 माइनस आपका फाइव वन और कोस के x2 माइनस आपका फाइव टू, है ना, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करके ऐड करना था अपने को। इसका स्क्वायर क्या होगा आपका, प्लस इसका स्क्वायर होगा आपका ई ए का स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर के x1 माइनस आपका फाइव वन, और अगेन आपका इसका स्क्वायर क्या होगा आपका, ई बी का स्क्वायर होगा आपका, ई बी का स्क्वायर, और साथ में क्या आपका साइन स्क्वायर और के x2 माइनस आपका फाइव टू, और फिर 2ab का टर्म आएगा प्लस आपका 2ea eb, और साइन और साइन है ना आपका, तो आपका हो जाएगा आपका साइन के x1 माइनस फाइव वन, है ना, x1 फाइव वन, और सेकेंड होगा आपका साइन और साइन के x2 माइनस आपका फाइव टू। ये आपका सिमिलर दोनों टर्म हो गया आपका। इसमें क्या करोगे, सिमिलर वही आइडेंटिटी वापस यूज करोगे। देखो ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, दोनों में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल आपका, ये बचेगा आपका केवल ए स्क्वायर बचेगा इक्वल, यहाँ पर ई ए स्क्वायर है और यहाँ पर ई ए स्क्वायर है, दिख रहा है आपको। ये कोस स्क्वायर का टर्म है और ये आपका साइन स्क्वायर का टर्म है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, इसके दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर ये वाला टर्म, कोस स्क्वायर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे क्या बच जाएगा यहाँ पर, मेरे यहाँ बच जाएगा ई ए का स्क्वायर। अगेन ई बी में सिमिलर वही फंडा होगा, ई बी में और आपका ई बी में, यहाँ साइन स्क्वायर का टर्म है, यहाँ कोस स्क्वायर का टर्म है, दोनों स्क्वायर में है, ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो मेरे क्या बचेगा आपका प्लस आपका ई बी का स्क्वायर प्लस, अब बचता है 2ab वाला टर्म। ये टर्म देखिए आप और ये टर्म देखिए, दोनों के अंदर आप नोटिस करोगे कि ये कोस का टर्म है, ये भी कोस का टर्म है, ये साइन का टर्म है और ये भी साइन का टर्म है। यहां पर आप 2eab दोनों में क्या कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो आप, है ना। मैं सेम वही काम करता हूं ना, 2ea और eb को मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास देखो ये टर्म बचेगा और आपका ये टर्म बचेगा। इन दोनों टर्म को गौर से देखो, इस टर्म को और इस टर्म को, कोस और कोस, यहां पर कोस x1 के साथ है, फाइव वन के साथ है, और यहां कोस क्या है, x2 और फाइव टू के साथ है। यहां साइन देखो, एक बार x1 और फाइव वन के साथ है, एक बार साइन के साथ में x2 और फाइव टू के साथ है। ये वाली आइडेंटिटी हम काम में ले सकते हैं क्या, कोस ए माइनस बी वाली क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी। यानी देखो कोस ए, इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको अपन बी मान लेते हैं, कोस ए कोस बी साइन ए और साइन बी, यानी कि इसको अपन अगर ए मान लिया पर, अगर इसको अपन बी मान लिया पर अगर, तो क्या होगा, यहां पर कोस ए ये साइन ए, कोस बी और आपका साइन बी, ये किस में कन्वर्ट होगा, कोस ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पर मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं कोस ए माइनस बी। ए मेरा क्या है, के एक्स वन माइनस आपका फाइव वन, ए माइनस बी, बी मतलब क्या है आपका ये, है ना, माइनस के x2 प्लस आपका फाइव टू। ये टर्म मैं लिख सकता हूं आराम से ए माइनस बी के फॉर्मेट में। यहां देखो, अब इस एम्पलीट्यूड को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत यहां पे कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा मेरा आपका ए का स्क्वायर बराबर आपका ये सिमिलर आपका ई ए का स्क्वायर प्लस आपका ई बी का स्क्वायर प्लस 2e ए और आपका ई बी हो जाएगा। और देखो यहां पर जो है x1 माइनस x2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस के डेल्टा x। और यहां क्या है, फाइव टू माइनस फाइव वन है, इसको मैं लिख सकता हूं आपका 5। दोनों की एक्सप्लेनेशन देखो मैंने यहां पर गिवन की है। 5 टू माइनस फाइव वन किसके बराबर होगा आपका, 5 टू माइनस फाइव वन किसके बराबर होगा आपका, 5 के बराबर होगा। और यहां पर मैंने लिख दिया x1 माइनस x2,
x1 माइनस x2 किसके बराबर होगा आपका, डेल्टा x के बराबर। यहाँ पे डेल्टा x जो है वो पाथ डिफरेंस कहलाता है। सिमिलर ये देखो आप इधर, ये वाली वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वाली वेव जो है 0 से स्टार्ट ना होकर थोड़ा शिफ्ट होकर स्टार्ट हो रही है। तो मान लिया वो कितनी दूरी पर स्टार्ट हो, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 0, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ पर पीक क्या होगा, π/2 की होगी, यहाँ पे पाई की पीक होगी। तो ये वेव इससे क्या होगा, पाई शिफ्ट होके चल रही है, मतलब इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इसके स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, दोनों एक जगह नहीं है। तो इनके दोनों में अगर ये पूरी लैम्बडा है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक ये लैम्बडा गई, तब तक इसने क्या किया, इसने आधी दूरी तय करी। मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में पाथ का अंतर है, मतलब रास्ते का जो अंतर है वो λ/2 का अंतर है, या फिर आप इसे कह सकते हो उसमें फेज का अंतर पाई है। ठीक है, 0 से पाई, रेडियन में है तो फेज होगा, और उसको लैम्बडा में लोगे तो क्या होगा, पाथ का डिफरेंस, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई और यहाँ खत्म हुई, इसको पूरी हम एक तरंग दे रही है, मतलब लैम्बडा कहते हैं हम लोग। अब चलते हैं हमारे इसी फॉर्मूले पे अगेन। ये सब हमने मैथमेटिकल ड्राइव किया, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, देखते हैं, तो बहुत ही चेंजेबल चीज़ मिलती है। क्या मिलती है, इंटरफेरेंस को जब आप मेजर करते हो तो आपके पास क्या होता है, एक सोर्स होता है जिससे लाइट निकल रही होती है, और किसी पर्दे पर आपको कुछ पैटर्न नज़र आता है। उस पैटर्न को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में मेजर नहीं कर सकते, किसी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में मेजर नहीं कर सकते। आप तो वहाँ पर सिंपल एक लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड वो उस पर्दे पर गिर रहे हैं, उसे ही आप तो केवल मेजर कर सकते हैं, केवल आप तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला तो पूरा क्या हो गया हमारा, किसी काम का नहीं बचा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज़फुल बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी एम्पलीट्यूड का हमें एक रिलेशन देना पड़े, किसमें, इंटेंसिटी में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो होता है, देखो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो तरंग के आयाम के स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल, मतलब होता है समानुपाती होती है। तो यानी कि अब हमारे को सॉल्यूशन मिल गया है कि हम एम्पलीट्यूड जो होता है वो प्रकाश की जो तीव्रता या इंटेंसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं दोबारा, किस प्रकार कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। नाउ इंटेंसिटी जो I1 यानी कि पहले सोल जो प्रकाश की जो वेवलेंथ है उसकी जो इंटेंसिटी, उसे अगर अपन I1 कहे तो उसके लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, EA होगा ना, ये एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, EA एम्पलीट्यूड होगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा, इंटेंसिटी के बराबर होगा, और वो प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर कोई x मैंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, सिमिलर आप I2 लिखोगे, I2 मतलब दूसरी प्रकाश की जो इंटेंसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके एम्पलीट्यूड की, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है आपका, EB है आपका। अब इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो कि जो आपका ए स्क्वायर है, जो दोनों प्रकाश की वेव के सुपर पोजिशन से जो बना है, इसको आप लिख सकते हो I, यानी कि दोनों से मिलकर के जो एम्पलीट्यूड बना है उसका जो स्क्वायर है वो आप पे क्या है, इंटेंसिटी के बराबर है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इंडिविजुअल पहली वेव की इंटेंसिटी के बराबर है, ये दूसरी वेव की इंटेंसिटी के बराबर है, और ये दोनों जो है वो इंटेंसिटी के रूट हैं, मतलब इनमें स्क्वायर नहीं हो पाया, इसलिए सिंगल इसलिए मैंने क्या किया, उसको रूट में लिख दिया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में लास्ट जो टर्म है वही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, वही टर्म जो इंटरफेरेंस की ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज को क्या करता है, तय करता है, वो होता है कोस के डेल्टा x प्लस फाई। अब बात करते हैं, यहीं से क्रिएट होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लास्ट टर्म पे डिपेंड कर रहा है। कोस का टर्म जो है उसमें दो टर्म ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डेल्टा x पाथ डिफरेंस का है। एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल, कि जहां पर दोनों वेव एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, दोनों पॉइंट क्या हो रही है, एक ही पॉइंट से, ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो क्या हुआ, दोनों में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है और दोनों में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर नंबर 1 कंडीशन, कोई भी वहां पर शिफ्टिंग नहीं हुई है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका होगा I1 प्लस आपका I2 प्लस आपका 2 आपका रूट I1 रूट I2
जो सिंपल किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 के स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल फॉर्मूला है ना, I1 और I2 को स्क्वायर कर दीजिए आप, तो क्या होगा वहाँ पर I1 का स्क्वायर और I2 का स्क्वायर, और जो है 2I1 एंड I2, और यहाँ पर आप चाहो तो अगर इसको रूट लगा सकते हो ना, यहाँ पर आराम से रूट, सॉरी इसको मैं रीराइट कर देता हूँ, है ना, रूट I1 प्लस रूट I2। और इसी चीज़ को आप अगर एम्पलीट्यूड में लोगे अगर, तो क्या होगा, I1 जो है वो किसके बराबर है, आपका EA के स्क्वायर के बराबर है, और रूट में क्या होगा आपका वहाँ पर EA बच जाएगा। यानी कि इसको अगर, इस इंटेंसिटी को अगर मैं इस वाले फॉर्मेट में काम में लूँ अगर, कि जहाँ पर दोनों तरंग का आपका पाथ डिफरेंस 0 और फेज डिफरेंस 0 हो, वहाँ पर आपकी जो इंटेंसिटी है वो सिंपल क्या होगी आपकी, E1 किसके बराबर, आपका EA के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका EA प्लस आपका EB और आपका स्क्वायर, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। यानी कि यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में पहले का एम्पलीट्यूड प्लस दूसरे का एम्पलीट्यूड प्लस 2 आपका EA और आपका EB, यानी कि पहले का एम्पलीट्यूड दूसरे का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म और जुड़ रहा है, यानी कि वो इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। इसी ही टर्म को असल में इंटरफेरेंस टर्म कहा जाता है। यही असल में इसकी पूरी मैथमेटिक्स है। सिंपल हम लोग क्या सोचते हैं, एक और एक जुड़ के क्या होंगे, 2 होंगे, लेकिन असल में यहाँ पे क्या होता है, एक और एक को जुड़ने के बाद एक एक्स्ट्रा टर्म और आता है, उसे कहते हैं 2AB टर्म, है ना। सिंपल आपको कन्फ्यूजन हो, मैं आपको एक बता देता हूँ आपको। जब भी अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, A प्लस B का होल स्क्वायर, वो क्या होता है A स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर प्लस आपका 2AB। असल में ये जो टर्म होता है ना, ये इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है, इंटरफेरेंस टर्म। यानी कि 2 के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है ना, एक्स्ट्रा चीज़ बनती है, वो इंटरफेरेंस टर्म कहलाता है, और वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी चीज़ को, यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इससे का मतलब क्या हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो रही है। इस टर्म को हम यूज लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेते हैं। यानी कि और जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, अगर ये दोनों वेव जो है आप देख रहे हो, इस दोनों वेव में, इसमें क्या था, इसका अपर एंड अपर दोनों एक ही लाइन में था, तो वो पीक बना गया, मतलब अपर बना गया। लेकिन जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका लोअर और इसका अपर, है ना, जिसे आप कह सकते हो श्रृंग और ग्रत, या फिर इसका कह सकते हो क्रश और स्लो पार्ट जो है ना, हाइट वाला पार्ट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। मतलब उनमें पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है, λ/2 का पाथ डिफरेंस है। λ/2 यानी कि आधी वेव शिफ्ट की हुई है ना। जब पाथ डिफरेंस λ/2 हो या फिर फेज डिफरेंस फाई हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो आपको मैं शॉर्ट एंड स्वीट कह देता हूं कि जहां पर कंडीशन नंबर 2 है आपका, जहां पर पाथ डिफरेंस आपका क्या हो, λ/2 हो, और आपका फेज डिफरेंस क्या हो, आपका पाई। जरूरी नहीं पाई हो, ये पाई भी हो सकता है, ये 3 पाई भी हो सकता है, ये 5 पाई भी हो सकता है, एक पूरी सीरीज चलेगी। ऐसी कंडीशन में आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि वहां पर ब्राइट फ्रिंज ना मिलकर के वहां पे डार्क फ्रिंज मिलती है। इंटरफेरेंस का पैटर्न आपको पूरा नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ना, वो किसकी वजह से नजर आ रहा है, वो केवल आपको यहाँ पर दोनों तरंग के पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की वजह से नजर आ रहा है। जहां पर फेज डिफरेंस दोनों का क्या है, आपका 0 है। 0 मतलब यहाँ पर आपका ये ऊपर वाला पोर्शन दोनों मिल रहे हैं, वो तो बड़ा पोर्शन बना रहे हैं। लेकिन जब दोनों के अंदर अपोजिट पोर्शंस मिल रहे हैं, अगर है ना, एक में बॉटम और एक में हाइट मिल रही है, यानी कि जिसमें ये वाली कंडीशन है, वहां पर क्या हो रहा है, आपको डार्कनेस मिल रही है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपने यहां देख लिया कि इंटरफेरेंस में जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, किसी 2 वेव के सुपरपोजिशन होता है। उसका मैथमेटिकल वर्जन पूरा हमने यहाँ पे फॉर्मुलेशन किया, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव किया।
थैंक यू।